डिग्री की डगर। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से लौट रहे मेडिकल छात्रों को अपनी डिग्री को लेकर चिंता हो रही है, क्योंकि यूक्रेन में जो हालात है उसे देखते हुए मेडिकल की पढ़ाई होना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में मेडिकल डिग्री को लेकर वो संशय में है। इन छात्रों के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, इनकी पढ़ाई पर असर न हो, इसलिए वहां से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजेस में दाखिला दिलाने की दिशा में सोचा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन एफएमजीएल एक्ट में बदलाव पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी को एक चिट्ठी लिखी जा रही है, जिसमें कहा जाएगा कि एफएमजीएल रेगुलेशन एक्ट 2021 में बदलाव किया जाए ताकि बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को दाखिला मिल सके। लेकिन यह होगा कैसे? या यही होगा या कोई और रास्ता तलाशा जाता है? आज बात इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हैं, सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता हैं, दीपिका भाटी यूक्रेन से लौटी हैं, छात्रा हैं, भार्गवी वशिष्ठ यूक्रेन से लौटी हैं, छात्रा हैं, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में उन्हीं लोगों से करना चाहता हूं जो यूक्रेन से वापस आए हैं। सबसे पहले दीपिका आपके पास, माफ कीजिएगा दीपिका, भार्गवी, सबसे पहले भार्गवी मैं आपके पास आ रहा हूं। भार्गवी, यूनिवर्सिटी से आपकी कम्युनिकेशन फिलहाल तो पॉज मोड पर होगी। डिग्री को लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं या क्या आपकी चिंताएं हैं? जी सर। जी हाँ सर, मेरी चिंता ये है कि हम थर्ड ईयर कोर्स में पढ़ते हैं, मतलब थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे और हमारे 3 साल का ऑलरेडी इस डिग्री से डिग्री का पार्ट हो चुका था और अब इतना पोर्शन होने के बाद अब जब हम सिर्फ 3 साल और बचे थे, क्योंकि ये 6 साल का कोर्स है, तो हम यही चाहेंगे कि जहां हमने दाखिला लिया था वहीं से हमारी डिग्री और कॉन्वोकेशन हो जाए, हम ग्रेजुएट वहीं से हो तो हमारे लिए बेटर होगा। बट अब हमें यही चिंता है कि हम वापस जा पाएंगे या नहीं। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। जो कम्युनिकेशन, ये जो जानकारियां यूक्रेन से आई थी भार्गवी, उसके हिसाब से ये था शायद इस महीने 8 या 9 तारीख के आसपास आप सभी लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती, लेकिन अब वो स्थिति तो बन नहीं रही है। क्या ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं? क्या इंस्टीट्यूशन आपको कुछ कह रहा है कि हमारे पास ये आगे का प्लान है? नहीं जी सर, अभी पॉज पे हो चुका है, इंस्टीट्यूशन पॉज पे चला जा चुका है क्योंकि वॉर की सिचुएशन की वजह से। लास्ट जब हमें फेब में बोला गया था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पर जैसे ही हम इधर इवैक्यूएट हुए उसी टाइम पे हमें बोल दिया गया कि हमारी यूनिवर्सिटी से 2 हफ्ते की छुट्टी है। फिलहाल 2 हफ्ते की छुट्टी बोली गई है, उसके आगे का हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है। मैं अब आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा। देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हमारे आम दर्शकों को भी नहीं होगी। बहुत सिंपल सा सवाल वो ये सोच रहे होंगे कि क्या ये बच्चे, अगर वहाँ स्थितियाँ नहीं सुधरती है तो वो भारत में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं? वैसे तो एनएमसी के नियमों में, अभी तक के नियमों में इस तरह का कोई प्रोविजन है नहीं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो नियमों में संशोधन को कर सकती है। जैसे कि सरकार जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है की भी गारंटी देती है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बंद हो जाए किसी भी रीजन। उन पूर्व में भी काफी रही है कि कुछ मेडिकल कॉलेज बंद हो जाते हैं या कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाए पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई या कुछ और प्रॉब्लम हुई, तो पुराने टाइम स्टूडेंट शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज। या कोई मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज बंद हो जाए तो स्टूडेंट को दूसरी जगह टेस्ट किया जा सकता है। इस तरह प्रोविजन तहत सर हो सकता है कोई नए नियम लाके इस तरह डाले इन लोगों के लिए। अपन उम्मीद करते हैं कि वहाँ परिस्थितियाँ ठीक हो और बच्चे अपना कोर्स पूरा करें जैसे भी बेटर तरीके से। लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे इफ एंड बट्स अब जुड़ गए हैं
वहाँ पर पढ़ाई को लेकर आगे क्या स्थितियां रहती हैं, क्या नहीं रहती हैं, उसके कारण काफ़ी सारे इफ एंड बट्स हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये जानकारी नहीं है कि कोर्स कब पूरा होगा या पूरा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, तो ऐसे में मल्टीपल डायमेंशंस हैं जिस पर सोचा जाना चाहिए। हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सरकार इन सभी मानवीय पहलुओं के आधार पर विचार कर सकती है, और जैसा कि यूरोप और यूक्रेन और मेडिकल, वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें 800 स्टूडेंट, 900 स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसी तरह से सरकार ने कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह मेडिकल कॉलेज खोले। लेकिन अपने एनएमसी के जो नियम अकॉर्डिंग अगर अपन देखा जाए तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं है पॉसिबल कि अपन उन बच्चों को एडजस्ट कर सके। लेकिन सरकार खुद कोई ना कोई रास्ता निकाले। इन चीजों, बच्चों का जो स्ट्रेस है, बच्चों के पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है, उन चीजों को दूर करने के लिए कोई ना कोई सरकार रास्ता निकाल सकती है परिस्थितियों को देखते हुए। ये स्पेशल विशेष परिस्थिति है, तो विशेष परिस्थिति को देखते हुए सरकार चाहे तो रास्ता निकाल सकती है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में, सरकारी और प्राइवेट में, कुछ ना कुछ इसमें सरकार नियम रिलैक्सेशन करके कुछ प्रोविजन कर दे। ठीक है। अब मुझे बताया जा रहा है कि दीपिका भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो 6 साल का आपका कोर्स होगा, 2 साल की इंटर्नशिप आप वहां पर करेंगे, और जब देश लौटेंगे तो नियमों के तहत आपके पास सिर्फ एक 2 साल का विंडो होगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड भी अगर बीत जाए तो फिर तो वो डिग्री मेरे ख्याल से कम यहाँ तो काम की नहीं रह जाएगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं, या वो बातें जो आपको परेशान कर रही हैं? मुझे काफ़ी बातें जो परेशान कर रही है, जैसे कि मैं राजस्थान में हूँ, अभी यूक्रेन में अभी इतने युद्ध चल रहे हैं, उस बीच में वहाँ की पढ़ाई हमारी रुक चुकी है और सारी की सारी पढ़ाई अब ऑनलाइन होने की बात चल रही है। पर ऐसे युद्ध के माहौल में ऑनलाइन भी पढ़ाई होना मुश्किल है, तो हमारी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हमारी शिक्षा कैसे होगी। हमारे इतने 20,000 जो स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट वहाँ से आए हैं, उन सबकी पढ़ाई कैसे यहाँ पर पूरी होगी। तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट व सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार से ये चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई यहीं पर राजस्थान में ही किसी भी तरीके से पूरी हो जाए और हमें यहीं पर फिलहाल तो ऐसा कोई नियम है नहीं जिसका इस्तेमाल कर आप लोगों को यहाँ एडमिशन दिया जा सके, तो वो नियमों में बदलाव करना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई और यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई में फीस से लेकर तमाम डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हाँ जी, यहाँ की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज और वहाँ के कॉलेजेस में फ़ीस में और पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंसेस है, जिसको नियमों के तहत ही बदला जा सकता है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चिंता तो यही है कि वहाँ पर जितने भी भारतीय हैं उनको लेकर आया जाए, और फिर भारतीयों की जो भी चिंताएं हैं उनके करियर को लेकर उसे भी एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। इसीलिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह चर्चा आप देख रहे हैं। अब राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ये जो हेल्थ सेक्टर है और मेडिकल साइंसेज हैं, उससे जुड़ी कई घोषणाएं लेकर सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप ही का दे दूं तो मैं कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर आप अपनी पीठ तो थपथपाएंगे, लेकिन अब मसला यहां पर दूसरा हो गया है, जो अगर राजनीति में फंसा तो रास्ता नहीं निकलेगा, पर राजनीति में नहीं फंसा तो रास्ता निकल सकता है। तो क्या सोच रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाने की सोच रहे हैं, या फिर उनको सजेशंस देकर रास्ता खोजने की सोच रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, जैसा कि आपने अपने डिबेट की शुरुआत में भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेटरी एक्ट 2021 के तहत कुछ सुधार करने चाहिए, और उन सुधारों के बाद ही इनके लिए राह आसान हो पाएगी। तो सबसे पहले तो जैसा कि जितने भी बच्चे उस युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको भारत सरकार बहुत सुरक्षित तरीके से जल्द अपने देश में लाए और उनको सुरक्षा का, उनकी जान को सुरक्षित करे, और उसके बाद में जो भी इनकी पढ़ाई का जो भी फ्यूचर में होने वाला नुकसान है उसके लिए कोई एक ऐसा नियम बनाए जिसके तहत इनको यहाँ पर अपनी पढ़ाई को जारी रखने का एक पूरा का पूरा माध्यम बने। तो यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रेशियो में भी अगर आप हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव विपक्ष मांगते हैं तो मंजिल अगर आपको पता है तो उस तक पहुंचने का कोई रास्ता भी तो आप सजेस्ट करेंगे। देखिए रास्ता मैं बता रहा हूं ना कि भाई गवर्नमेंट नेशनल मेडिकल कमीशन के
थ्रू इस तरीके के नियमों में बदलाव करे। और जैसा कि पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बच्चों स्टूडेंट्स के माइग्रेशन होते हैं, तो ये बहुत ही मतलब अपरिहार्य कंडीशन है, ऐसी स्थिति है जिसमें कि इन बच्चों का या किसी का भी कोई उस पर वो नहीं है। तो उन स्थितियों में भारत सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इनको किस तरीके से यहां पर अपनी पढ़ाई को जारी रखने में जो हो, और उसके बाद में जो राज्यों के साथ में जो भी तालमेल केंद्र सरकार करेगी या संसाधन मुहैया करवाएगी। यूक्रेन का रुख कोई आज से तो कर नहीं रहे। हमारे यहाँ सीटें कम है, हमारे यहाँ महंगाई, हमारे यहाँ पढ़ाई की जो फीस है वो इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं है। ये तो वैसे ही अपने करियर के 2 साल एक्स्ट्रा यूक्रेन में लगाकर आते हैं। अगर इंडिया में कोई डॉक्टर बन रहा है उससे 2 साल तो ये ऑलरेडी माइनस में चल रहे होते हैं एज फैक्टर में। तो मैं ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बात है जो आप अपरिहार्य स्थिति कहकर नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। यहाँ स्वप्निल जी आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि विगत 7 वर्षों में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस बढ़ी है ना, जिसकी वजह से भारत से बच्चों का पलायन हुआ है, वो सबसे बड़ा कारण है। और उस पर जब तक कोई रेगुलेटर नहीं है या कोई 7 साल से बच्चे थोड़ी ना जा रहे हैं, पहले से जा रहे हैं सर। नहीं, देखिए आप अगर पूरे आंकड़े उठा के देखेंगे ना, तो पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बच्चे जाने लगे हैं, क्योंकि यहां पे 1.25 करोड़ के आसपास फीस लगती है और वहां 20 से 25 लाख या 30 लाख रुपए में पूरे 6 साल की पढ़ाई हो जाती है। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार को, केंद्र सरकार को अपने स्तर पर उस फीस पे नियंत्रण भी करना पड़ेगा। सब मैं यही बोल रहा था कि फिलहाल हम आरोप प्रत्यारोप पर जाएंगे तो रास्ते नहीं मिलेंगे ना। इंडिया के अंदर भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिले थे, लेकिन वो प्राइवेट, राजेंद्र जी मैं आगे भी आपके पास आऊंगा, राजेंद्र जी मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। सुरेश गर्ग जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सरकार के साथ स्थिति क्या होती है ना कि मीडिया या विपक्ष किसी भी एक पॉइंट और किसी भी एक एंगल पर आपके ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन सरकार को उन दिशाओं में भी सोचना है जहां पर हम ना देख रहे हो, और वो भी एक साथ सोचना है। मतलब यह है कि आपको अभी वहां से रेस्क्यू तो सोचना ही सोचना है, साथ ही यह भी सोचना है कि जो रेस्क्यू करा रहे हैं वो क्या करेंगे। तो कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए स्वप्निल जी, विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि आज जो यूक्रेन के अंदर भारतीय फंसे हुए हैं उनको ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। ठीक है, 20,000 भारतीयों में से अब तक 6,000 भारतीयों को हम ला चुके हैं। राजस्थान के 1,008 स्टूडेंट हैं, 1,008 स्टूडेंट में से 957 स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को एक साथ हर दिशा में सोचना होता है। एक दिशा ये भी है जो बच्चे बोल रहे हैं, क्या वो सोच रही है सरकार? मैं तो सुनो तो सही, तो स्वप्निल जी मैं ही वही जवाब दे रहा हूं। तो सबसे पहले जान है तो जहान है। मोदी जी का कहना रहता है हमेशा कि जान है तो जहान है। पहले बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। बच्चे सुरक्षित अगर इंडिया में वापस आ जाएंगे तो उनकी पढ़ाई भी निश्चित रूप से होगी। कैसे? जब तक हमारे भारतीय बच्चे इंडिया में सुरक्षित नहीं आ जाते तब तक देखो पढ़ाई निश्चित रूप से, अगर पढ़ाई करवानी है तो निश्चित रूप से पढ़ाई होगी। कैसे? हाँ, हमको अमेंडमेंट करने होंगे, वहां अमेंडमेंट भी करेंगे। अगर FMGL रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर अगर अमेंडमेंट करना पड़ा तो वो अमेंडमेंट भी करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत। हम वो सरकार उस पर भी विचार कर रही है। लेकिन पहला मेरा कहने का अर्थ ये है कि अभी हमको बच्चों को सुरक्षित इंडिया में लाना है। आज केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है। जो बच्चे सुरक्षित आए हैं वो परेशान हैं, केंद्रीय आपको उन्हें भी एड्रेस करना पड़ेगा। आपने जब इलेक्शन लड़ा था या आपने जब कभी भी पॉलिटिक्स में एंट्री की सोची थी तो आपको ये बात सोचना चाहिए था कि हमें तमाम दिशाओं की तरफ एक साथ ही सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि फिलहाल ये पॉइंट नंबर, हाँ फिलहाल आपकी प्राथमिकता वो है, लेकिन साथ ही साथ किसी एक धड़े को, किसी एक टीम को तो इस दिशा में भी लगाया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, मैं मान रहा हूं। सुरक्षा के बाद में स्वप्निल जी हम उस मुद्दे पे भी ध्यान देंगे कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। अगर यूक्रेन में नहीं होती है तो हम इंडिया में पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप करेंगे, मैं सिर्फ यही तो पूछ रहा हूं कि क्या कोई रोड मैप बनाने के लिए कोई कमेटी बनाई है, कोई रोड मैप खंगाल रहा है? क्योंकि फिर एक सीधा सा सवाल तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि 2021 का रेगुलेशन एक्ट तो आपने तमाम चीजों को सोचकर ही बनाया होगा, फिर वो सोच आज क्यों नहीं लागू हो पा रही ऐसे विकट हालात में? ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है। नहीं, मैं मान रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2021 में जो रेगुलेशन एक्ट बना वो तो आपने हर तरफ सोच के ही बनाया होगा ना, पर इस तरह की कंडीशन आप नहीं सोच पाए तब। तो अभी हमारे पास रास्ता नहीं है, रास्ता खंगालना है। ये बताइए कि जब एक्ट बना था तब ये पता था क्या कि यूक्रेन के अंदर एक्ट यही तो सोच के बनाया जाता है। एक्ट हिट एंड चेस से कब बनने लगा सर? हिट एंड चेस से तो अमेंडमेंट्स होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से इसके ऊपर जो भी कुछ होगा केंद्र सरकार उसकी नजर है, लेकिन केंद्र सरकार का सबसे पहला दायित्व है कि बच्चों को सुरक्षित इंडिया में लाना।
ठीक है। आज हिंदुस्तान के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, ठीक है। उन बच्चों को हिंदुस्तान में सुरक्षित लाना वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ठीक है। है। ऑपरेशन गंगा के तहत हम उन बच्चों को इंडिया के अंदर ला रहे हैं और उसके अंदर हमने पूरे राजस्थान के अंदर कंट्रोल बनाया हुआ है, कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और भारत के अंदर नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बच्चे धीरे धीरे आते जाएंगे ना, उनके पास कोई टाइम मशीन नहीं है, उनके पास वक्त लौट कर नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको इस तरीके से देता हूं कि भार्गवी, फिलहाल आप क्या कर रही है घर में? मतलब आप वहां होती तो भले ही ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस कर रही होती हैं, अभी फिलहाल आप क्या घर में कर रही हैं? और दूसरी बात यह कि क्या ये समय लौट कर आ सकता है? जितना ये समय बढ़ेगा उससे आपको फायदा होगा या नुकसान? जी नहीं सर, ये समय वापस कैसे लौट सकता है? हम एक तरह से हमारा लॉस ही होगा। हमें अगर ये 2 हफ्ते की छुट्टी, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के हमें एक हिसाब से हमारे लिए सोच के 2 हफ्ते की छुट्टी दी गई है। हमें नहीं पता इसके बाद क्या होगा। अगर उन्हें ऑनलाइन क्लास भी लगवानी है तो भी वो किस तरह लगवाएंगे इस वॉर के बीच में? हमारा टाइम तो एक तरह से वेस्ट ही होगा सर। और अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा कि इस तरह की चीजें तो कोरोना काल हम की थर्ड ईयर में फेस करनी पड़ी होंगी। वो कोई पैटर्न नहीं चल सकता यहाँ पर कि चल सकता है? जी सर, जी नहीं सर, वो हमारे पहले के 2 साल जो होते हैं वो बेसिक स्टडीज के होते हैं। फिर भी एक टाइम पे आप मान लीजिए कि हम ऑनलाइन से उसे कर सकते हैं, एक तरह से उसे कर सकते हैं। बट थर्ड ईयर से जो है सर, हमारी प्रैक्टिकल स्टडीज शुरू हो जाती हैं और हम अब ऑनलाइन के बेसिस पे उसे बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारा बेसिक नॉलेज, हमारा जो नॉलेज है वो किसी लेवल पे हम कुछ भी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर हम ऑनलाइन ही पढ़ते रहे। ठीक है। दीपिका, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ ये सेम सवाल कि फिलहाल आप लोग फिर घर में कर क्या रहे हैं? और दूसरा, ये जो वक्त जा रहा है वो तो लौटेगा नहीं। हाँ जी, ये जो स्टार्टिंग के हमारे इयर्स है, फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमारी बेसिक स्टडीज़ होनी होती है, जिसके लिए हमें कॉलेज में पढ़ना और चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। जब हम अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमें चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा कि चीज़ें क्या होती है, बोन्स कैसी होती है, या अगर हम प्रैक्टिकल स्टडी नहीं करेंगे तो हमारी मेडिकल की स्टडी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। जब हम पेशेंट्स कैसे डील करेंगे, इसके लिए क्लासेस लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर लोकेंद्र, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि इस तरह का डिफरेंशिएशन क्यों है। मैं इसलिए समझना चाहता हूं कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि एमबीबीएस कोर्स के बीच में अगर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट यहां ट्रांसफ़र की अनुमति लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पर एडमिशन का क्राइटेरिया और प्रोसेस अलग है, हमारे यहाँ एडमिशन का क्राइटेरिया और प्रोसेस अलग है, वो भी उस समय जब हम बात मेडिकल साइंस की कर रहे हैं। अभी आज की सिचुएशन को देखते हुए संभव सिर्फ यही चीज है कि पहली चीज तो कि पिछले 2 साल में कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चली, एक तो इनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन हो सकता है, जैसा कि ये कह रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी भी अरेंज कर सकती है। दूसरा प्रोविजन ये हो सकता है कि एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उनकी यूनिवर्सिटी या वहाँ से लोग ये कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इनको यहाँ करें, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी को भी यहाँ परमिट करना जरूरी है कि वो यहाँ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अलाउ करें, और यहाँ की गवर्नमेंट भी इनको स्पेशल कंडीशन में इनको परमिट करे कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक स्पेशल कंडीशन में इन चीज नहीं, पर कोई ऐसा अद्भुत रास्ता तो नहीं निकलने वाला है, जो भी निकलेगा नियमों के तहत निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आबरा का डाबरा कहा और छड़ी घुमाई और एक रास्ता सामने आ गया। लेटरल एंट्री जैसी कुछ चीजों को की ओर सोचना होगा और उसी तरह के कुछ प्रयास होंगे, लेकिन वो कितना फिजिबल हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीट्स की संख्या की स्थिति क्या है, नीट को लेकर किस तरह का क्राइटेरिया है, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर लोकेंद्र, नहीं, ये आपका कहना ठीक है, लेकिन इनकी सिर्फ ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया जा सकता है कि इनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन बेसिस पे, ऑफलाइन बेसिस पे ट्रेनिंग की जाए, और ये चीजें उनकी यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट बात करे कि वहाँ की यूनिवर्सिटी है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह से इनकी ट्रेनिंग और इनकी फर्दर उसके लिए कर सकती है। तो ये सब चीजें उनकी यूनिवर्सिटी और एनएमसी दोनों के एक तरह से कोऑर्डिनेशन से कोई चीज रास्ता निकलता बीच का। बाकी देखते हैं अपन कितना पीरियड है उसका, और ज्यादा दिन नहीं चले और ये कुछ टाइम में परिस्थितियां ठीक हो जाए, उसके हिसाब से भी चीजें सोच सकती हैं। चीजें अपन जो सोच रहे हैं ऐसा हो, और सालों से भी हो। और बाकी इस पीरियड को वर्चुअल ट्रेनिंग में या ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जैसे कि कोविड पीरियड में 2 साल चाइना में भी आज की पोजीशन यही है, और कंट्रीज में भी पोजीशन यही है कि बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। इवन हम और हिंदुस्तान में भी सारा पीरियड जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग का ही निकला। उस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग और उन दूसरी चीजों
कंसिडर किया जा सकता है और उन चीजों को कंसिडर करे, आपके एनएमसी करे, उनकी यूनिवर्सिटी कंसिडर करे और एक कोई बीच का रास्ता निकाल ले जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। हाँ, मैं इसीलिए एक बार फिर राजेंद्र आर्य जी आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र आर्य जी, देखिए शुरुआती हिस्से में मेरी भी गलती है, आपके साथ और सुरेश गर्ग जी के साथ ना होता क्या है कि डिबेट्स में हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उससे थोड़ा बहुत तो भटक ही जाते हैं, तो जहां पहुंचना होता है उसके आसपास कहीं पहुंचे होते हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। टीवी डिबेट्स में ये अमूमन आजकल बहुत आम बात सी हो चली है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसको मुद्दे पर लाना चाहता हूं। देखिए अभी हाल के दिनों में हमने क्या देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कांग्रेस ने नाराजगी जताना चालू किया, ठीक है। और आप सहमत होंगे मेरी बात से, एक दुखद घटना हुई जिसका पूरे देश को दुख है और उस पर आपने वार करना उचित समझा, सजेशंस के साथ, उतने सजेशंस के साथ आप आगे नहीं आए। तो मैं यही कह रहा हूं कि यह भी एक ऐसा मसला है जिस पर अगर आप वार करना उचित समझेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा या फिर कुछ गड़बड़ निकलेगा। यहां तो आपको और बीजेपी को साथ चलना होगा। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी और उस वक्त जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो फीस थी और उस 7 साल के पीरियड के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की फीस है, तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आएगी। दूसरा मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें कांग्रेस ने कभी भी इनकी आलोचना नहीं की। कांग्रेस ने तो, हमारी राजस्थान में सरकार है, हमने पूरा का पूरा पैरेलल अरेंजमेंट किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार वार्ड क्षेत्र में जो फंसे हुए लोग हैं उनसे फोन पे बात करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने किसी से वार्ता तक नहीं की। और यहां तक मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि बच्चे विदेश में पढ़ने के बाद 18 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए राजेंद्र जी, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रधानमंत्री के साथ में नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है। जब तक ये जो ऑपरेशन गंगा पूरा नहीं हो जाता तब तक क्या एक भी वार करना शोभा देता है देश के तौर पर? क्या चीज है प्रधानमंत्री? अरे भाई 2 मिनट के सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी और राजेंद्र आर्य जी, आप दोनों के झगड़े से ना दीपिका का कुछ भला होगा ना भार्गवी का कुछ भला होगा। आप दोनों आराम से बैठकर बात करेंगे तो उनके भले की तरफ सोच भी पाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये ऐसा वक्त था जब वार करना जरूरी हो? क्या ये शोभा देता है? कि समाधान केंद्र की सरकार को निकालना है। केंद्र की सरकार अपनी विफलता को राजनीति कर रही है। अरे भाई जरूरी है, बच्चों को हम वहां से लाए जा रहे हैं और नहीं, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी 2 मिनट रुकिए। सुरेश गर्ग जी, मैं आप ही के पास आऊंगा आगे, आप 2 मिनट तो रुकिए, मुझे राजेंद्र आर्य जी से बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। इनको चुप करा देखिए एक बार, ये बीच में बोल रहे हैं। नहीं, तो ठीक है ना राजेंद्र आर्य जी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैं देखिए राजेंद्र आर्य जी, मैं क्या कह रहा हूं, क्या ऐसे वक्त पर वार करना, पलटवार करना? सर राजनीति हो ही नहीं रही। मैं आपको कैसे कह रहा नहीं हो रही सर? हमने देखा ना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यूपी के चुनाव में आपके व्यस्त हैं। दिग्गज चेहरे ट्विटर पर जो लिख रहे हैं, क्या वो इस ऐसे वक्त में शोभा देता है? उससे तो मुझे लगता है शायद आपने भी इस दिशा में नहीं सोचा। मानना पड़ेगा। आप किस तरह से आरोप लगा सकते हो देश के क्योंकि प्रधानमंत्री के जब ऊपर? बच्चे समय पे आने चाहिए थे, सारे देशों के बच्चे चले गए, हिंदुस्तान के बच्चे क्यों फंसे हुए रह गए वहां पे? ठीक है हिंदुस्तान के बच्चे क्यों फंसे हुए रह गए? सुरेश गर्ग जी, अगर कुछ बोलना ही है ना तो मुझसे बोलिए आप। चलिए ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ, आप मुझसे बोलिए। 2 मिनट राजेंद्र आर्य जी। सुरेश गर्ग जी, कुछ बोलना ही है ना, आप मुझसे बोलिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। स्वप्निल जी, हाँ। जब राजद